Welcome to Recall Bharat. On this channel, we bring you powerful stories, hidden facts, and untold truths of India. साल था 1997। जगह मुंबई। एक बिल्कुल आम सी सुबह थी और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह गुलशन कुमार अपने रोज के नियम की तरह मंदिर में पूजा कर रहे थे। सब कुछ एकदम शांत था, पर यह वो शांति थी जो एक बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सोचिए, ये वो आखिरी शब्द थे जो गुलशन कुमार ने सुने। जैसे ही वो पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, एक आदमी सामने आया, कंधे पर बंदूक रखी और मुस्कुराते हुए ये लाइन बोली। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्रीज में से एक नहीं, दो नहीं, पूरी 16 गोलियां। हमला कितना बेरहम था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसेट किंग को मारना कौन चाहता था, और सबसे बड़ी बात, क्यों? इस पूरे हत्याकांड की कहानी को समझने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। हमें समझना होगा गुलशन कुमार को और उनके बनाए हुए विशाल साम्राज्य को। तो हुआ ये कि पूजा खत्म करके जैसे ही गुलशन कुमार अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, उन पर हमला हो गया। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की, भागे, आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए, मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि हमलावरों ने अपना फोन चालू रखा था ताकि दुबई में बैठा उनका बॉस गुलशन कुमार की आखिरी चीखें लाइव सुन सके। तो चलिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये गुलशन कुमार थे कौन। इनकी कहानी कोई महलों से नहीं, बल्कि दिल्ली की गलियों में एक जूस की दुकान से शुरू हुई थी। तो सवाल ये है कि एक जूस की दुकान चलाने वाला इंसान कैसेट किंग बना कैसे? देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उस जमाने में म्यूजिक सुनना अमीरों का शौक था, क्योंकि वो बड़े बड़े महंगे एलपी रिकॉर्ड्स पर आता था। गुलशन कुमार ने ये बात पकड़ ली कि अगर म्यूजिक को हर किसी तक पहुंचाना है तो उसे सस्ता करना ही पड़ेगा। और यहीं पर उनका जीनियस दिमाग काम आया। उनका टी सीरीज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल था, पर बहुत असरदार था। उन्होंने इंडियन कॉपीराइट एक्ट में एक लूप होल, एक कमी ढूंढ निकाली। कानून कहता था कि अगर आप किसी हिट गाने को नए सिंगर्स और नए म्यूजिक के साथ फिर से रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कवर वर्जन कहते हैं, तो वो गैर कानूनी नहीं है। बस गुलशन कुमार ने इसी एक बात को पकड़ लिया और इसी को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया। और इसका असर क्या हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। जहां बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां अपनी एक कैसेट 50-60 रुपए की बेचती थीं, टी सीरीज वही म्यूजिक सिर्फ 20 से 25 रुपए में दे रही थीं। अब आप ही बताइए, आम आदमी कौन सी कैसेट खरीदेगा? इस एक दाव ने पूरे मार्केट को हिलाकर रख दिया और टी सीरीज देखते ही देखते हर घर का हिस्सा बन गया। और बहुत ही जल्द टी सीरीज का मार्केट पर एक छत्र राज हो गया। कवर गानों से शुरू करके वो भक्ति संगीत में आए और फिर आशिकी जैसी फिल्म के साथ तो उन्होंने बॉलीवुड पर भी कब्जा कर लिया। हालत ये थी कि 90s की शुरुआत में भारत के 75% म्यूजिक मार्केट पर सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज का कंट्रोल था। पर कहते हैं ना, जितनी बड़ी कामयाबी उतने ही बड़े दुश्मन। और गुलशन कुमार की इस जबरदस्त सफलता ने उनके लिए दोस्तों से ज्यादा दुश्मन पैदा कर दिए थे। तो अब उनके दुश्मनों की लिस्ट में कौन कौन था, इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उनके बिजनेस राइवल्स, यानी दूसरी म्यूजिक कंपनियां जिनका धंधा टी सीरीज ने चौपट कर दिया था। दूसरे वो आर्टिस्ट जिनसे उनकी अनबन हो गई थी। और तीसरे मुंबई का अंडरवर्ल्ड जो हर बड़े बिजनेस से अपना हिस्सा वसूलना चाहता था। सोचिए, HMV और टिप्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक ऐसे प्राइस वॉर में फंस गईं जिसे वो जीत ही नहीं सकती थीं। वो गुलशन कुमार पर खुलेआम इल्जाम लगाती थीं कि उन्होंने म्यूजिक मार्केट को बर्बाद कर दिया है। जाहिर है वो सब उनसे बेहद नाराज थे। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है म्यूजिक डायरेक्टर नदीम सैफी की। वही नदीम श्रवण वाले नदीम जिन्हें आशिकी के जरिए गुलशन कुमार ने ही रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन बाद में एक एल्बम के फ्लॉप होने और कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से दोनों के बीच रिश्ते इतने बिगड़े कि बात धमकियों तक पहुंच गई। ये झगड़ा प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल हो गया था। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन, अंडरवर्ल्ड। जब डॉन अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। और उनका जो जवाब था वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा, इतने पैसों में तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। ये उनकी हिम्मत भी थी और उनकी भक्ति भी।
पर शायद यही जवाब उनकी मौत का कारण बन गया। तो गुलशन कुमार की हत्या के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने यही 3 बड़े सस्पेक्ट थे, बिजनेस राइवल्स, नाराज आर्टिस्ट और अंडरवर्ल्ड। और पुलिस अब इन तीनों के बीच के कनेक्शन को जोड़ने में लग गई। पहला शक तो सीधे सीधे अबू सलेम पर ही गया। आखिर वही तो था जो फिरौती मांग रहा था। लेकिन पुलिस को एक और कड़ी मिली। अबू सलेम ने गुलशन कुमार को फोन करके नदीम सैफी के गानों को प्रमोट करने के लिए भी धमकाया था। इससे साफ हो गया था कि ये सिर्फ फिरौती का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कोई और भी शामिल है। और फिर जो दूसरा नाम सामने आया उसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वो नाम था नदीम सैफी का। पुलिस का आरोप था कि अपने करियर को लेकर हुए झगड़े का बदला लेने के लिए नदीम ने ही अबू सलीम को गुलशन कुमार की सुपारी दी थी। ये यकीन करना मुश्किल था क्योंकि नदीम को स्टार बनाने वाले गुलशन कुमार ही थे। लिस्ट में तीसरा नाम था रमेश तौरानी का, जो टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक थे और गुलशन कुमार के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर। पुलिस ने दावा किया कि तौरानी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए इस पूरी साजिश के लिए पैसे दिए थे, यानी 25 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर पुलिस की थ्योरी क्या थी कि ये एक तिगड़ी साजिश थी। जून 1997 में दुबई में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जहां नदीम सैफी ने बदला लेने के लिए प्लान बनाया, अबू सेलम ने उसे अंजाम देने का जिम्मा लिया और रमेश तौरानी ने इस काम के लिए पैसे दिए। मोटिव, बिजनेस की दुश्मनी और पर्सनल बदला, दोनों। तो सस्पेक्ट्स की पहचान हो चुकी थी, थ्योरी बन चुकी थी, और अब मामला पहुंचा कोर्ट में। यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई जो 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक चलने वाली थी। चलिए जरा इस केस की लंबी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1997 में मर्डर हुआ और मुख्य आरोपी नदीम सैफी भागकर लंदन चला गया। 4 साल तक कुछ खास नहीं हुआ। फिर 2001 में एक शूटर पकड़ा गया। 2002 में रमेश तौरानी सबूतों के अभाव में बरी हो गए, लेकिन शूटर को उम्र कैद हो गई। 2005 में अबू सलीम को पुर्तगाल से भारत लाया तो गया, पर इस केस के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका। और फिर सोचिए 2021 में, यानी हत्या के 24 साल बाद, मुंबई हाईकोर्ट ने बस शूटरों की सजा को कंफर्म किया। 24 साल। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? जिसे पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया, यानी नदीम सैफी, वो आज भी यूके में आजाद है। जिस पर पैसे देने का आरोप था, रमेश तौरानी, वो बरी हो गए। जो इस हत्या का ऑर्गेनाइजर था, अबू सलीम, वो दूसरे केस में जेल में है। सजा मिली तो सिर्फ शूटरों को, बस उन 2 लोगों को जिन्होंने गोली चलाई थी, और उनमें से भी एक की मौत हो चुकी है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब इस कहानी के कथित मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता आज़ाद घूम रहे हैं और सजा सिर्फ गोली चलाने वालों को हुई, तो क्या इसे सच में न्याय कहा जा सकता है? क्या भारत के कैसेट किंग को कभी इंसाफ मिला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। Thank you for watching Recall Bharat. Like, share and subscribe.